अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर आपके अपने जाने पहचाने यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसका नाम है फ़ाहम स्कूल्स। बच्चों, आज क्लास 4 के स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश के यूनिट 1 का लेक्चर 4 अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। और ये लेक्चर 4 यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर होगा मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा यानी लेक्चर नंबर 5, उस लेक्चर के अंदर आप एक नया यूनिट स्टडी करेंगे। इस यूनिट के अंदर अपने लास्ट लेक्चर तक हमने जो बातें डिस्कस की थी उनमें वर्ब और नाउन शामिल है। तो नाउन को हमने स्टडी किया था, एनी पर्सन प्लेस और थिंग की के नेम को नाउन कहते हैं, ठीक है। उनके आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले नाम को कॉमन नेम कहते हैं, और जो उन चीज़ों शख्स अशख़ास और जगहों के अपने नाम होते हैं उसे हम प्रॉपर नेम या प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था वर्ब। वर्ब कहते हैं किसी भी ऐसे वर्ड को जो शो करे कि पीपल या थिंग्स के लोग या चीज़ें क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं, यानी ऐसे अल्फाज जो किसी भी एक्शन को, किसी भी शख्स या चीज़ के एक्शन को शो करें, वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? वर्ब्स। VERBS वर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइजेज भी की थी और हमसे बुक में सर्च भी करवाया गया था इन टॉपिक के बाद। जैसे नाउन के बाद सर्च करवाया गया था कि आपने 4 नाउन्स ढूंढने पैसेज के अंदर, ठीक है। और इसी तरह से वर्ब को स्टडी करने के बाद हमसे कहा गया था कि आपको 4 वर्ब्स ढूंढने हैं पैसेज के अंदर, पेज नंबर 6 और 7 पे। बिल्कुल इसी कॉन्टेक्स्ट में जो अगला पार्ट ऑफ स्पीच है, असल में ये जो हम एक एक करके पढ़ रहे हैं, नाउन, वर्ब और अगला है एडजेक्टिव, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अभी हम तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने लगे हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है, अब यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज में पेज नंबर 9। यहाँ पर लिखा हुआ है एडजेक्टिव की डेफिनेशन में कि ऐसे वर्ड्स, आप देखें पेज नंबर 9, ओके बच्चों, दिस इज पेज नंबर 9, बुक निकाल लीजिए। पेज नंबर 9 में एक ग्रीन रंग का बॉक्स बना हुआ है, इस पर एक हेडिंग है। अगर आपको वीडियो के कैमरा से सही वाज़े नहीं हो रहा तो एटलीस्ट आपके पास जो बुक है, यू कैन यूज़ द बुक फॉर साइट सीइंग, देखने के लिए आप वो बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। एडजेक्टिव लिखा हुआ है ADJECTIVES, एडजेक्टिव्स। व्हेन एवर, जब भी कभी A और J के दरमियान D आ जाए, ठीक है, मैं आपको एक प्रोनाउंसिएशन की दे रहा हूँ, याद रखिएगा। Whenever D comes in between or between A and J, so the sound of D is turned down. तो D का जो साउंड होता है वो ख़त्म हो जाता है। जब भी कभी D A और J के दरमियान में आ जाता है तो D का अपना जो साउंड होता है वो ख़त्म हो जाता है, फिर वो A और J के साउंड पे वो लफ्ज़ पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर एडजेक्टिव पढ़ना सही नहीं है, The right pronunciation of this word is adjective. क्या होगा? Adjective. Say it once more. Adjective. Good. तो this is adjective. और adjective क्या होते हैं? An adjective tells us, एक adjective हमें ये बताता है more about a noun, कि noun के बारे में मज़ीद और क्या बातें हैं। यानी कोई भी adjective noun के बारे में मज़ीद बताता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ this is a pencil. पेंसिल इज़ अ नाउन, ठीक है, पेंसिल इज़ अ नाउन। मैं जब कहता हूँ ये पेंसिल है तो आपको सिर्फ इतना ही समझ आ रहा है ना, लेकिन मैं जब ये कहता हूँ इट्स अ येलो पेंसिल, तो पेंसिल डिफाइन हुआ, पेंसिल की वजाहत हुई एक और लफ्ज़ के साथ, और वो क्या था? येलो। सो येलो इज़ एन एडजेक्टिव, क्योंकि ये पेंसिल जो कि एक नाउन है उसके बारे में बता रहा है मज़ीद। ओके, नंबर नेक्स्ट में कहते हैं, इसी के अंदर सबसे पहली एक्सरसाइज एडजेक्टिव में कहा जा रहा है फाइंड 6 एडजेक्टिव्स इन द स्टोरी। इस स्टोरी के अंदर आप जो है ना कम अज़ कम 6 एडजेक्टिव्स ढूंढें और निकालें, ठीक है, एडजेक्टिव्स।
जो किसी नाउन को डिफ़ाइन कर रहे होंगे, उस नाउन की हालत को डिफ़ाइन कर रहे होंगे, उस नाउन की टाइप को डिफ़ाइन कर रहे होंगे। जैसे कहीं लिखा होगा स्ट्रॉन्ग, कहीं लिखा होगा टॉल, कहीं लिखा होगा ब्रेव, कहीं लिखा होगा करेजियस, कहीं लिखा होगा फास्ट, कहीं लिखा होगा फ्यूरियस। ये सारे के सारे वर्ड्स नाउन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, नाउन्स को डिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, लेकिन इनका सही यूज़ आना भी ज़रूरी है। उसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप ज़रूर कीजिएगा। आई एम होपफुल कि आप वो प्रैक्टिस यकीनन करेंगे। ओके, अब जो है हम एडजेक्टिव की एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं, जिसमें आपसे कहा जा रहा है मैच ईच ऑफ द एडजेक्टिव्स on the left to the list to its meaning on the right. Actually I'm sitting on the opposite side of the book because मैं ये चाहता हूँ कि बुक आपको सीधी दिखाई दे। मैं अपोजिट साइड पर बैठा हुआ हूँ, so things are difficult for me to read, but no problem। बहरहाल बात तो समझ में आ गई, आप लोगों की भी आ गई होगी, आई एम श्योर। कि एक तरफ एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ उनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं। एक तरफ एडजेक्टिव्स हैं, दूसरी तरफ इनके मीनिंग्स हैं। तो आपने एडजेक्टिव्स को उनके मीनिंग से क्या कर देना है, मैच। सबसे पहले लिखा हुआ वियरी। वियरी का मतलब अ पर्सन हु हैज़ गॉट टायर्ड ऑफ वर्किंग और डूइंग समथिंग। कोई शख्स जो कोई काम करते करते बहुत थक गया है, वो पर्सन वेरी होता है। तो ये मैच होना चाहिए किससे, वेरी टायर्ड से, ठीक है ना, वेरी टायर्ड। नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है रिलीव्ड। रिलीव्ड का मतलब रिलैक्स। जब आपके दिमाग से परेशानी हट जाती है तो आप रिलीव्ड हो जाते हैं ना, आपको रिलीफ मिल जाता है, आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो कौन सी फ्रेज है जो इसका मीनिंग डिफाइन कर रही है, नॉट वरीड एनी मोर। द लास्ट वन, नॉट वरीड एनी मोर। बिल्कुल इसी तरह से नंबर 3 एंक्शियस। एंक्शियस का मतलब ऐसी सिचुएशन में घिरा हुआ शख्स जिसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा फिक्रात हो, बहुत ज़्यादा टेंशन हो, ठीक है, किसी काम के हवाले से वो डिप्रेसिव हो। तो एंक्शियस के लिए जो वाज़े करता हुआ लफ्ज़ है, वाज़े मीनिंग है, फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द कॉलम, दैट इज़ वरीड। नॉट वरीड, रिलीव्ड, एंड वरीड, एंक्शियस। एंड नंबर लास्ट डिसिसिव। यहाँ भी एक ही बचा है, वहाँ भी एक ही बचा है, जो आखिरी वाला है वो यहाँ का पहला वाला है। यानी डिसिसिव विल बी मैच्ड विद गुड एट मेकिंग डिसीशंस। ऐसा शख्स जो डिसीजन में मेकिंग अच्छी करता हो, मतलब अच्छे डिसीजंस कर लेता हो, दैट पर्सन इज डिसिसिव। नंबर नेक्स्ट में देखते हैं क्या हमसे कहा जा रहा है, विच ऑफ द एडजेक्टिव्स इन क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द एडजेक्टिव्स इन क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्राइब्स मॉम्स फीलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कौन से एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो कि बिलाल की मम्मी की फीलिंग को बता रहे हैं। नंबर ए में लिखा हुआ है इन द मिडल ऑफ द स्टोरी। क्या वो मिडल ऑफ द स्टोरी में है? और नंबर बी में लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द स्टोरी। क्या वो एंड ऑफ द स्टोरी में? ठीक है, अब आप यूनिट को जब स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एडजेक्टिव्स जो बिलाल की मम्मा की फीलिंग्स को वाज़े कर रहे हैं वो एंड ऑफ द स्टोरी में है, जब मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी उसके लिए कि वो दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो एक दरख्त की शाख पर बैठ के मज़े से देख रहा था दरिया के बहाव को, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि बिलाल कहीं दरिया में बहकर चला गया। राइट? तो जब आप इसके लास्ट सेंटेंसेस पढ़ेंगे इस यूनिट के, इस चैप्टर के, देन यू विल कम टू नो वो कौन से एडजेक्टिव्स हैं जो कि मदर ऑफ बिलाल की फीलिंग्स को वाज़े कर रहे हैं, या आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, इसी के साथ ये आपका लेक्चर नंबर 4 एंड होता है, और इस लेक्चर नंबर 4 के साथ साथ ये यूनिट भी क्या होता है, एंड होता है।
तो ऑल द स्टूडेंट्स जितना वर्क हम डिस्कस कर चुके हैं आपकी बुक का, इस यूनिट को रीड आउट करने के बाद प्लीज़ कॉपी द वर्क ऑन योर इंग्लिश कॉपी एंड गेट इट चेक्ड, इसे चेक भी करवाएं, ठीक है, ताकि ये पता लगता रहे कि आप जो कुछ लिख रहे हैं वो सही है या गलत है। लिहाजा नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लेक्चर 5 के अंदर इंशाल्लाह हम एक नया यूनिट पढ़ रहे होंगे और एक नए चैप्टर को स्टडी कर रहे होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।